नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दों को लेकर आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उत्पत्ति हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है। तो बता दें कि इस धरती पे या पृथ्वी पे बहुत सारे देश है, अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है। तो सभी का कुछ ना कुछ आपसी संघर्ष होगा। उस संघर्ष को सुलझाने के लिए जिस नियम या जिस विधि को हम लोग अपनाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय नियम। ठीक है, चलिए पहले हम बता दें कि थोड़ा प्राचीन काल में हम लोग जाते हैं। तो प्राचीन काल में हमारे भारत में क्या हुआ करता था। उस समय भारत में मनुस्मृति होता। मनुस्मृति क्या है, तो ये बता दें कि एक शासन चलाने की प्रणाली थी, यह पुस्तक थी मनु संहिता, जिसके द्वारा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को सम्मिलित करके रखना होगा उसके बारे में दिया गया है। जैसे महाभारत, जैसे रामायण में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से राम के दूत जब रावण के यहाँ पहुंचता है श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी को किस प्रकार से आदर सत्कार किया जाता है और दूत के नाते उस पर आक्रमण नहीं किया जाता है और निर्दोष पर आक्रमण नहीं किया जाता है। इस प्रकार की है। यूनान में भी हम लोग देख लिए, डिलियन ल्यूक जैसे सैन्य संघ रखता है, कूटनीतिक रखता है और युद्ध की परंपराएं को अपने अवगत हमेशा रखता है, तैयार रहता है। रोम में जैसे जस्टिनियम राष्ट्र का कानून होता है, विदेशी राज्यों के साथ कैसे संबंध रखना है ये रोम ने बताया है। चीन व मिस्र के साथ हम लोग देखेंगे तो संधियां और कूटनीति का दूतावास किस प्रकार से है उसके बारे में। मध्यकालीन पीरियड में हम लोग देखेंगे, मतलब कि मेडिवल पीरियड में, तो धर्म और चर्च का प्रभाव रहा। तो धर्म और चर्च का प्रभाव इसलिए रहा क्योंकि उस समय धार्मिक क्षेत्रों पर काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के संघर्ष हो रहा था। जैसे हम लोग समझ सकते हैं ओटोमन तुर्क साम्राज्य जिस प्रकार से विघटन हुआ, क्यों हुआ, तो बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की विफलताओं के कारण हुआ। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून रहता, जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में खलीफा का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में से इस्लामिक कंट्री मानते हैं, उसी प्रकार से पोप में भी संघर्ष हुआ। पोप अपने आप को सुपर पावर दिखाने का प्रयास किया, जिसके कारण भारत की खोज हुई। और अगला हम लोग देखते हैं क्रूसेड युद्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं कि धार्मिक लड़ाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूसेड युद्ध। यहाँ पर कैदियों और महिलाओं और बच्चों की रक्षा का नियम कुछ अलग था, है ना। संधि और प्रणाली और दूत व्यवस्था विकसित हुई। आधुनिक काल में क्या हुआ, बता दें कि मॉडर्न पीरियड में 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो उपनिवेशवाद बढ़ा। जिस प्रकार से भारत में पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए और धीरे धीरे व्यापार का विस्तार हुआ, राज्य का उदय हुआ। और हम लोग जानते हैं कि 1648 की वेस्टफिलिया की संधि जो राज्यों की संप्रभुता मान्य दी और धार्मिक अधिकार जैसे पोप का प्रभाव घटा और राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व मजबूत हुआ। 16वीं हम लोग वही देखते हैं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जेनेवा संधि हुआ 1864 में कि युद्ध में जो घायल सैनिक होंगे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और ह्यूग कन्वेंशन जो 1899 और 1907 में युद्ध व शांति के नियम को लाया। और लीग ऑफ नेशन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लाया गया, लेकिन यह विफल हुआ क्योंकि इसमें अमेरिका का भागीदारी सदस्यता ना होने के कारण, सुपर पावर उस समय था अमेरिका, और अमेरिका का ना होना और जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सब जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो उत्पन्न हुआ, इसके कारण लीग ऑफ नेशन का नष्ट हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध को ना रोक पाना लीग ऑफ नेशन का मुख्य कारण में से यही है। यूनाइटेड नेशन 1945 में स्थापना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का संस्थागत विकास हुआ, जिसके तहत अभी आज 193 कंट्री इसके सदस्य हैं। अब हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग कहा जाता है द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ह्यूगो गोटरियस।
ग्रोटियस। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये ह्यूगो ग्रोटियस कौन है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसे फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्यों कहा जाता है। तो बता दें कि इनका जन्म 1583 में हुआ और मृत्यु 1645 में। ये डच के विद्वान, वकील और कूटनीतिक थे। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, थोड़ी सी त्रुटि होती है। महत्वपूर्ण कृतियां क्या है, तो डी जूरी बेली एसी पैसिक, जो एक पुस्तक है 1625 में युद्ध व शांति के कानून को दर्शाता है। वहीं मेरे लिबरम 1609 समुद्र की स्वतंत्रता, समुद्र की स्वतंत्रता मतलब ये समुद्र के जगहों के बारे में विवेचना की है। प्राकृतिक विधि क्या है, नेचुरल लॉ थ्योरी दिए हैं इन्होंने। अंतरराष्ट्रीय विधि ईश्वर या चर्च पर आधारित ना होकर मानव के बुद्धि और प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। यह नियम सार्वभौमिक यूनिवर्सल है और सभी राज्यों को लागू होते हैं। क्या है नियम, युद्ध व शांति, लॉ ऑफ वार एंड पीस, युद्ध की वैधता केवल तभी तक जब न्यायपूर्ण कारणों से हो, आत्मरक्षा के लिए हो। आत्मरक्षा के लिए अगर लड़ा जाए तो वो युद्ध सही है, ऐसा उनका मानना था। न्यायपूर्ण हो तब पर भी वो युद्ध मान्य है, लेकिन बेवजह का लड़ना, किसी से बलजबरी किसी चीज का हथियाना, तो ये युद्ध का ये तर्क नहीं देते हैं। राज्य की प्राधिकृत स्वीकृत ऑथराइट ऑफ स्टेट हो, मतलब जो भी राज्य है उसके अथॉरिटी हो, और युद्ध में कुछ भी मानवीय नियम पालन करना चाहिए, जैसे निर्दोषों नागरिकों की हत्या ना हो, युद्ध बंदियों के साथ या मानवीय व्यवहार ना हो, जिसके साथ युद्ध हुआ वो हार मान लिए हैं, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूतावासियों की सुरक्षा, दूतावास जो भी है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। संधि, अब हम लोग देखेंगे संधि, संधि पालन, ट्रीटी ऑब्लिगेशन। ग्रोटियस ने कहा है कि पक्टा संट सर्वांडा, मतलब संधियों का पालन करना ही होगा। जब तक हम लोग संधियों का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के, राष्ट्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, व्यवहारपूर्ण स्थापित करना, और लिखित रूप में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। राज्यों की अपने समझौते और वचनों का ईमानदारी पूर्वक उसे पालन करना चाहिए। और समुद्र की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ सीज, मेरी लिब्रियम में कहा है कि समुद्र किसी एक राष्ट्र की नहीं है बल्कि सभी का है। समुद्र जो आज अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे 33 सागर से प्रशांत महासागर से ना जाने अभी 7 प्रकार के सागरों बन चुकी है। तो वो सागर पहले एक ही था, धरती का भी टुकड़ा एक ही था, आज महाद्वीपों में और महासागरों में बढ़ चुका है। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इसका कहना था। इससे आधुनिक इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ या UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की नींव पड़ी। राज्यों की समानता, जो भी राज्य है या छोटे हैं या बड़े हैं, कानून की दृष्टिकोण से सब बराबर हैं। हर राज्य की संप्रभुता समान किया जाना चाहिए। संप्रभुता क्या होता है, तो बता दें कि कोई भी राष्ट्र है तो अपने फैसलों को खुद वो निर्णय करे, ना कि अन्य राज्यों को द्वारा उसका फैसला सुनाया जाए। अब हम लोग देखते हैं ग्रोटियस की विशेषताएं क्या थी, इसके पास क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रोटियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर और वैज्ञानिक रूप दिया। बोला कि हमें किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हम लोग सभी धर्मों का पालन करेंगे और किसी भी धर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे, सभी समान रूप से हम लोग मानेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर भगवान को ना भी माना जाए
तो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून आवश्यक और तर्क संगत है। इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में भी, परंतु वैज्ञानिक संगठित और आधुनिक स्वरूप ह्यूगो ग्रोटियस ने प्रस्तुत किया। इनके विचार ने ही आधुनिक युद्ध के नियम, संधि, कानून, समुद्री कानून, राज्यों की समानता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकसित हुए। इसलिए इन्होंने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो आज हम लोग जान गए अंतर्राष्ट्रीय विधि के उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ, द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है, तो ह्यूगो ग्रोटियस के बारे में हम लोग जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।